हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का समाज विज्ञान का पेपर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपका टाइम कम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। कितनी है? त्रिस्तरीय। सशस्त्र समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं और आपके आने वाली परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, ओनली फॉर आपसे एक सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समय असम के चाय बागवानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। यानी यहाँ खालजिगा थी, लाल जो लाल रंग से लिखे हैं, यहाँ खालजिगा थी, तो हमने यहाँ खालजिगा भर दी है। ठीक है। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को खालजिगा कहा जाता है चितराना। क्या कहा जाता है? चितराना। कश्मीर के बकरियां पालते थे बकरवाल। खालजिगा में क्या आएगा? बकरवाल। कंपनी ने 1793 में लागू किया स्थायी बंदोबस्त। क्या किया? स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859 में। कब हुआ? 1859। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मेरे को एक सपोर्ट करें सब्सक्राइबर का और लाइक का। संघवाद से क्या आशा है? देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान से ही शक्ति अधिकार मिलते हैं, उसे संघवाद कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है, धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्षित खत्म होना चाहिए। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के दो कारण निम्न है, कृषि संबंधी गतिविधियां और दूसरा निर्माण संबंधी गतिविधियां। आवश्यक क्या है? धात्विक खनिजों के स्रोत सामने तक कहाँ पाए जाते हैं? अस्वक विभिन्न शहर जिनके खनिजों का खनन किया जाता है, इसका कहा जाते हैं धात्विक खनिज उद्यान। आग्नेय और कायांतित शैल समूह जिसमें विशाल पठान का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए अच्छा सा हमेशा वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? तो सन 1498 में पुर्तगाली नामक नाविक था, उसका नाम था वास्को डी गामा ने की थी। सन 1498 में पुर्तगाली नाविक था, उसका नाम था वास्को डी गामा। उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है धरातल की बनावट, जलवायु और मृदा। कौन कौन से? धरातल की बनावट, जलवायु और मृदा। निर्वाण कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाण किसान अपने खेत में घर के लोगों की सहायता से पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करता है और अपने कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग नहीं करता है, कम उत्पादन प्राप्त करता है, वह निर्वाण कृषि कहलाती है। 11वां सवाल है, गहन किसान अपनी भूमि के टुकड़े पर अधिक पारिश्रमिक मशीनों के प्रयोग, नवीन बीजों व उर्वरकों के प्रयोग में अधिक उत्पादन कर बाजार में बेचता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कृषि की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं? उद्योग की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के प्राप्त साधन, पूंजी की आवश्यकता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार आदि। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, और मैं हमेशा आपके लिए नए नए पेपर लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करना, सब्सक्राइबर जरूर करना। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य? जनसंख्या संगठन से अंतर्गत लोगों की जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, व्यवसाय और आय स्तर
आदि का पिरामिड की सहायता से अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या संरचना एवं जनसंख्या संगठन को प्रकट करता है, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। संविधान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, यानी संविधान है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा सपनों के अनुसार संरचना, राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना, खुद को बचाने हेतु सशक्त करना। 14वां सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। उत्तर है, भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान और भारत में किसी भी प्रति धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व कायम नहीं करेगा। किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे। राज्य किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही किसी से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा। अब 15वां सवाल है। 15 सवाल से पहले मैं प्रिय विद्यार्थियों आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मैं आपके प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लेकर आ रहा हूँ। ऐसा कोई भी पेपर अपलोड नहीं करेगा शिक्षक जो आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी मुहैया करवाएगा, पर मैंने आपके प्रश्न के साथ उत्तर भी साथ दिए हैं और आपकी इस पढ़ाई में सुविधा हो, इसलिए प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करना। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बनाया? महिला संगठन ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी घरेलू हिंसा होती है, उसके ऊपर क्या कानून बनाया गया, उसके ऊपर क्या क्या उसको बताना है। भारतीयों को प्रत्यक्ष अप्रोक्ष अनुभवों, अन्वेषणों और विभिन्न संसार माध्यमों से महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किए जाने पर आभास हुआ। उन्हें पता चला कि न तो घरों में और न ही कार्यालय में, कारखानों में इनके साथ समानता बरती जाती है। अतः भारतीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध कार्यस्थलों पर समानता का व्यवहार किए जाने के लिए नियम बनाए जाने की मांग की और इनकी इन मांगों के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने भी आवाज बुलंद की। महिला संगठनों ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय समिति, स्थानीय समिति को अपनी मांगों का एक मांग पत्र सौंपा। महिला सुरक्षा कानून विधेयक संसद में 2002 में पेश किया गया, लेकिन महिला प्रतिनिधि इस विधेयक में प्रस्तुत महिला के प्रति घरेलू हिंसा की परिभाषा से भी संतुष्ट नहीं था। 28 दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक संबंधी अपनी सिफारिशें राज्यसभा को प्रस्तुत की। इन राज्यसभा पटल पर रखा गया। कमेटी ने महिला संगठनों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया। अतः 2005 में एक नया विधेयक पूरे संसद में पेश किया गया, जो संसद में दोनों सदनों को पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने पास स्वीकृति हेतु भेजा। इसी प्रकार महिला के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2016 से लागू किया गया। 16वां सवाल है, जेम्स मिल ने भारतीय संविधान को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसे क्या समस्या है? स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटकर की किताब लिखी। जेम्स मिल द्वारा किए गए कालखंडों को इस आवरण निम्नलिखित समस्या है। कालखंडों का ये प्रावधान आवंटन धर्म आधारित था, जो उचित नहीं है। इतिहास के किसी भी दौर पर धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। इतिहास के विभाजन के इस आधार पर उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। जेम्स मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति सभ्यता का प्रतीक माना तथा इससे पहले शासन काल को जातिवाद, अंधविश्वास में से पूर्ण का और उसकी औपचारिक मानसिकता का भी परिचय है। 17वां सवाल है, दीवानी मिल ने से ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह फायदा पहुंचा? उत्तर है, सन 1765 में मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का नवाब घोषित करने का सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि कंपनी को बंगाल प्रांत में भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे कंपनी की उन समस्याओं का समाधान हो गया जो दीवानी मिलने से पूर्व उठानी पड़ रही थी। अब राजस्व एकत्रित करने में होने के कारण अपने व्यापार हेतु इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की आवश्यकता भी कंपनी को नहीं थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी अपनी फौजों को स्थानीय भू राजस्व के माध्यम से संभालने के साथ साथ अपने किलों और कार्यालयों के निर्माण की बड़ी सफलता से करने के लगी। अतः हम कह सकते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड से सोने की निकासी में कमी
आई, यानी इसको बंगाल में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब बनाया उसके बाद उनको हर सुविधा मिल गई, ज़मीन पर अपना काम करने के लिए। बाहर से अपने जो देश से मंगवाते थे कच्चा माल वो भी नहीं मंगा, अब यहाँ से सब चीज़ भेजने लगे क्योंकि उन्होंने अपने कर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। 18 सवाल है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गया? या ये ना आया तो दूसरा है, महावारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? प्रिय विद्यार्थियों, मेरी एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए यह उत्तर मैंने नहीं लिखा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों अपने किताब में से निकाल कर इसका आप उत्तर ढूंढ लेना। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो 18 सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके आने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से ही सवाल आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप तैयारी करते रहना, आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद।